हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प हमारा में। तो जैसा कि हम दो क्लासेस कर चुके हैं इसकी और कमीशन फॉर चाइल्ड राइट एक्ट की, कमीशन फॉर चाइल्ड राइट एक्ट और ये जो है हमारी ये थर्ड क्लास है और इसकी लगभग 4 क्लासेस होंगी। एक क्लासेस और होगी इसकी, क्योंकि इसमें अध्याय जो आपके चैप्टर्स हैं वो काफ़ी हैं। तो बढ़ते हम अपने चैप्टर की ओर। तो देखिए, फर्स्ट में अब अध्याय 3 तक हम पढ़ चुके हैं, तो अब ये है अध्याय 4। अध्याय 4 में क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग। यानी जो राज्य होगा, आपका स्टेट होगा, उसका भी एक राज्य बालक संरक्षण आयोग होगा। उसके बारे में यहाँ पे बातें करी गई हैं। तो धारा 17 है ये। धारा 17 में बोला गया है राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग का गठन। और उसकी उपधारा 1 में बोला गया है राज्य सरकार इस अध्याय के अधीन एक निकाय का राज्य आयोग को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और उसे सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए डैश, यानी इसमें कोई भी राज्य का नाम लिख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए मैं यूपी से हूँ तो मैं यूपी का नाम लिख देती हूँ, ठीक है। आप जहाँ के भी हों, बिहार, राजस्थान, झारखंड, वो लिख दीजिएगा। तो मान लीजिए हम यहाँ पर ये राज्य का नाम इसलिए लिख दिया है मैंने क्योंकि अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मान लीजिए उत्तर प्रदेश बालक संरक्षण आयोग के नाम से ज्ञात होगा, गठन कर सकेगी। यानी यहाँ पर जो केंद्र सरकार है वो राज्य को क्या दे रही है, शक्तियाँ क्या दे रही है? वो बोल रही है कि जो राज्य सरकार होगी वो अपने अधीन क्या करेगी, एक निकाय का जो राज्य आयोग को प्रदत्त शक्तियों, जो राज्य आयोग को जो प्रदत्त शक्तियाँ दी गई हैं गजेट्स में, उसके थ्रू क्या करेगी ये कि सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए जो गठन के जो राज्य सरकार है वो एक बालक अधिकार संरक्षण आयोग गठन करेगी और उसका उस राज्य का नाम आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग, कोई बिहार से है तो बिहार बालक अधिकार संरक्षण आयोग, कोई झारखंड से तो झारखंड, कोई राजस्थान से राजस्थान, मध्य प्रदेश से मध्य प्रदेश। तो यहाँ जो है यहाँ राज्यों के नाम आ जाएंगे। ये यहाँ पे शक्तियाँ दी गई हैं। धारा 2 में बोला गया है राज्य आयोग निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा। अब ये कौन कौन सदस्यों से मिलकर बन रहा है? तो देखिए, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आपको परिभाषाओं में, मतलब जब हमने आयोग की परिभाषा जानी थी, आयोग किसको कहते हैं, तो आपको पता था एक अध्यक्ष होता है और 6 क्या होते हैं, 6 अन्य सदस्य होते हैं। उसमें से 2 क्या होती हैं, महिलाएं होती हैं। सिमिलर सेम यहाँ पर है। इसमें बोला गया एक अध्यक्ष होगा जो विख्यात व्यक्ति होगा, ये हम जानते हैं, और जिसने बालकों के कल्याण के लिए क्या है, कुछ उत्कृष्ट कार्य किए होंगे। अच्छा, 6 में बोला गया राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले 6 सदस्य, ये वाले 6 सदस्य जिनके बारे में बात कर रहे हैं, उनमें से कम 2 क्या होंगी, स्त्रियां होंगी। यहाँ पर भी ये बात सिमिलर है। सिमिलर जो हम पहले पढ़ चुके हैं वही बात यहाँ पर आई है। और प्रत्येक निम्नलिखित क्षेत्रों में श्रेष्ठता, योग्यता, सत्यनिष्ठता, प्रतिष्ठा, अनुभव रखने वाले व्यक्ति होंगे। कौन कौन से क्षेत्र हैं वो? शिक्षा में, बाल स्वास्थ्य देखरेख कल्याण, और हमारे किशोर न्याय या उपेक्षित या तिरस्कृत बालकों का निःशक्त बालक देखरेख। 4th में बालक श्रम या बालकों के कष्टों का आहरण। 5th में है बालक मनोविज्ञान समाजशास्त्र। और 6th में हमारा बालकों से संबंधित विधियाँ। इन सब के बारे में क्या होना चाहिए, वो व्यक्ति अवगत होने चाहिए जो 6 सदस्य हैं। अच्छा, 3 में बोला गया है राज्य आयोग का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जहाँ जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्टित करेगी। देखिए, जब हमने पहले केंद्र वाले का आयोग का नाम सुना था, जो केंद्र सरकार का जो आयोग होगा वो कहाँ पर बताया गया था? वो बताया गया था दिल्ली में, ठीक। लेकिन यहाँ पर कहाँ बताया गया है? यहाँ पर ये बोला है जो गैजेट्स होगा उसमें जो बताएगी राज्य सरकार, वहाँ पर विनिर्दिष्टित करेगी। अच्छा, अब इंग्लिश वाले देख लें। चैप्टर 4 में बोला गया है स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। तो देखिए, 17 बोला गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। फर्स्ट में है अ स्टेट गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूट अ बॉडी टू बी नोन एज नेम ऑफ द स्टेट। यानी जो भी स्टेट गवर्नमेंट एक जो संविधान में या फिर जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, जो भी स्टेट होगी वो
कमीशन, उसका कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट बनाएगी। यानी मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी स्टेट का नाम लिख लीजिए, तो जो भी आपका स्टेट हो, ठीक है, मेरा किसी से वो नहीं है, कि जो भी आपका स्टेट हो वो स्टेट नाम लिख लीजिए। यहाँ पे मेनली स्टेट का नाम आना है। तो मान लीजिए यहाँ पर इस बार राजस्थान मान लेते हैं, राजस्थान कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट। तो इस तरह के जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको ये अधिकार दिया गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपना एक कमीशन बना सकेगी प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के लिए, और उसके पास जो जो पावर दिए गए हैं मतलब उसे राज्य सरकार को, तो वो उन पावरों का इस्तेमाल कर सकेगी। और इसका, हाँ ये बोला गया इसमें। अच्छा, सेकंड बोला गया द स्टेट कमीशन शेल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर, नेमली। स्टेट कमीशन में कौन कौन से मेंबर्स होंगे? तो एक चेयरपर्सन होगा, ये हम पहले भी जान चुके हैं। चेयरपर्सन होगा हु इज़ अ पर्सन ऑफ एमिनेंस एंड हैज़ डन आउटस्टैंडिंग वर्क फॉर प्रोमोटिंग स्वास्थ्य के लिए, और मतलब बच्चों के संवर्धन के लिए जिसने कार्य करे हों, अच्छे कार्य करे हों, उसको क्या बनाया जाएगा? चेयरपर्सन बनाया जाएगा। और बी में बोला गया है जो 6 मेंबर होते हैं उनमें से क्या होने चाहिए? आउट ऑफ एटलीस्ट 2 वुमेन, 2 वुमेन होनी चाहिए। और फ्रॉम द फॉलोइंग फील्ड, किस किस फील्ड में उन्हें क्या होना चाहिए? जागरूक होना चाहिए। तो इमिनेंस, एबिलिटी, इंटीग्रिटी, स्टैंडिंग, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। और किस किस क्षेत्र में? वो एजुकेशन में, हेल्थ चाइल्ड में, केयर में, वेलफेयर में, चाइल्ड डेवलपमेंट में, जुवेनाइल जस्टिस में, केयर ऑफ नेग्लेक्टेड में, मार्जिनलिस्ट में, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, जो भी चिल्ड्रन डिसेबिलिटी है उनके क्षेत्रों में उन्हें जानकारी होनी चाहिए। एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर और चिल्ड्रन इन डिस्ट्रेस, चाइल्ड साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, लॉ रिलेटेड टू चिल्ड्रन, जो भी बच्चों से संबंधित लॉ है वो। तो इस सब में ये आ गया। बढ़ते आगे की ओर। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है 18 धारा 18। धारा 18 में बोला गया है अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। देख लेते हैं अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कैसे होगी, कौन करेगा। तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, यानी जो राज्य सरकार जो अधिसूचना पास करेगी वो कहाँ? अपने विधानसभा में लेके जाएगी। अधिसूचना द्वारा अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करेगी, परंतु अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा बालकों से संबंधित विभाग के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्य वाली समिति की सिफारिश पर की जाएगी। देखिए जैसे केंद्र में हो रहा था, सेम इसी में हो रहा है, राज्य भी इसी तरह कर पाएगी। जो 3 सदस्य समिति है अध्यक्ष का गठन वो करेगी, ना कि केवल राज्य करेगा, ठीक है। इसकी सिफारिश पर की जाएगी, ये नाम डिनोट करेगा कि भाई इस नाम को अपॉइंट करेगा, तो इस नाम को आप बना सकते हैं। इंग्लिश वाले अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर, किस तरह चेयरपर्सन को और अदर मेंबर को अपॉइंटमेंट किया जाएगा, अपॉइंटेड किया जाएगा। तो द स्टेट गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट द चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर। स्टेट गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन निकालेगी चेयरपर्सन के अपॉइंटमेंट के लिए और अदर मेंबर्स के लिए। तो प्रोवाइडेड दैट द चेयरपर्सन शैल बी अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ 3 मेंबर सिलेक्शन कमेटी। तो 3 मेंबर सिलेक्शन कमेटी जो है, 3 सदस्यीय जो कमेटी है वो क्या करेगी? कॉन्स्टिट्यूटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडर द चेयरपर्सन ऑफ मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट डीलिंग विद चिल्ड्रन। तो जो 3 सदस्य कमेटी है वो क्या करेगी? स्टेट गवर्नमेंट अंडर चेयरपर्सन ऑफ मिनिस्टर, जो स्टेट गवर्नमेंट का चेयरपर्सन है, स्टेट जो चेयरपर्सन होगा, मिनिस्ट्री इन चार्ज होगा, वो क्या करेगी? वो हमारे जो आपका चेयरपर्सन है उसको डिनोट करेगी। केवल राज्य सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट है वो नहीं करेगी, मिनिस्ट्री इन चार्ज करेगी, ठीक है। अब हमारी धारा 19 है। 19 में बोला गया अध्यक्ष और सदस्य की पदावधि और सेवा की शर्तें। अध्यक्ष की क्या पदावधि होगी, मतलब कितने दिनों तक रहेगा, और सदस्यों की भी इसमें बोला गया है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं केंद्र में, तो आप ये इतना आपको हार्ड नहीं लग रहा होगा, केवल आपको इसकी डेफिनेशन ये याद करनी है। बाकी तो सब कुछ ये सब सिमिलर है, स्टेट के लिए भी और वैसे भी सेंट्रल के लिए भी। तो पहले में बोला गया अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य उस रूप में उस तारीख से जिसको वे अपना पदभार ग्रहण करते हैं 3 वर्ष की अवधि के लिए पदधारण करेंगे। देखो ये बात हम पहले भी बोल चुके थे। क्या बोल रहे थे हमने कि पिछले वाले में जब हमने पढ़ा था कि 3 वर्ष के लिए क्या है, अध्यक्ष क्या करेगा? पद अपनी जिस भी डेट से होगा 3 वर्ष के लिए रहेगा, और कितनी बार रहेगा? 2 रह सकता है, ऐसे 3 बार। इसमें देख लेते हैं इसमें क्या बोला है इसने। परंतु कोई भी अध्यक्ष या सदस्य 2 पदावधि के लिए पद धारण नहीं करेगा, तो 2 पदावधि के लिए नहीं कर पाएगा।
जैसे कि 3 वर्ष एक बन गया, दोबारा से वही व्यक्ति 3 वर्ष और बन गया तो ये चलेगा। लेकिन अगर वो तीसरी बार भी 3 वर्ष बनना चाहेगा तो वो नहीं बन पाएगा, ये इसमें बोला गया है। परंतु यह कोई अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य, अब इसमें और दी गई हैं कि और बातें क्या क्या हैं जिस पर नहीं बन सकती वो। तो क्या में बोला गया, अध्यक्ष की दशा में 65 वर्ष की आयु, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं आपको ध्यान हो तो। और ख में बोला गया सदस्य की दशा में 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने के पश्चात उस पर भी कोई क्या पद ग्रहण नहीं करेगा। अध्यक्ष कौन नहीं बन पाएगा भाई, जो 65 वर्ष की आयु से ऊपर नहीं बन पाएगा, और जो आपका 60 वर्ष है वो नहीं बन पाएगा 60 वर्ष से ऊपर सदस्यों में। सेकंड बोला गया, अध्यक्ष या कोई सदस्य राज्य सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा किसी भी समय अपना पद का त्याग भी कर सकता है। मान लीजिए कोई अध्यक्ष है या कोई सदस्य है, वो अपने पद का त्याग करना चाहता है तो वो राज्य सरकार को क्या कर देगा भाई, हस्ताक्षर करके पद का दे देगा, तो वो भी कर सकता है। ये कोई भारी नहीं है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। 19 वाले इंग्लिश वाले देख लें, टर्म्स ऑफ ऑफिस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स। टर्म्स बताई गई हैं आपकी, टर्म्स ऑफ ऑफिस और कंडीशन बताई गई हैं आप सर्विस की, चेयरपर्सन की और मेंबर की, क्या क्या टर्म्स हैं। तो बोला गया था चेयरपर्सन एंड एवरी मेंबर शैल होल्ड ऑफिस एज सच ऑफ अ टर्म ऑफ 3 ईयर, 3 साल के लिए रहेंगे, फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एज्यूम ऑफिस, जिस डेट से जाएंगे मान लीजिए उस डेट से 3 साल तक रहेंगे। प्रोवाइडेड दैट नो चेयरपर्सन और अ मेंबर शैल बी होल्ड द ऑफिस फॉर मोर 2 टर्म, और 2 टर्म से ज़्यादा क्या है, 2 टर्म से ज़्यादा वो नहीं बन पाएंगे। जैसे एक टर्म में बन गए वो, एक टर्म कितने का है हमारा, एक टर्म हमारा 3 ईयर का है, ठीक है। फिर दूसरे टर्म में बन गए वो, दूसरा टर्म भी हमारा 3 ईयर का है। अब इसे तीसरे टर्म में बनना चाहेंगे तो नहीं बन पाएंगे, ये बोला गया है इसमें। प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो चेयरपर्सन और एनी मेंबर शैल बी होल्ड ऑफिस एज सच अटेंडेंट ही एज अटेंडेंट। देखिए और इसमें दी गई है कि क्या क्या किन किन बातों पर आप नहीं बन सकते। तो फर्स्ट है इन केस ऑफ चेयरपर्सन, अगर चेयरपर्सन के केस में अगर आप 65 ईयर के हैं तो नहीं बन सकते। इन केस ऑफ मेंबर द एज ऑफ 60 ईयर, अगर आप 60 ईयर के हैं लेकिन मेंबर के केस में, सदस्य के केस में 60 ईयर के हैं तो नहीं बन सकते, और चेयरपर्सन के में आप 65 वर्ष के हैं तो नहीं बन सकते। अच्छा सेकंड बोला गया है द चेयरपर्सन और अ मेंबर may by return under his hand address to the state government resign his office any time, यानी जो चेयरपर्सन है या फिर कोई मेंबर है अगर वो खुद से भी भाई किसी का मन है कि मैं नहीं अब रहना चाहता इस पद पे, तो वो खुद भी रेजिग्नेशन लेटर दे सकता है, किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, यही बोला गया है इसमें। नेक्स्ट है हमारी धारा 20। धारा 20 में बोला गया अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते, जो अध्यक्ष है और जो मेंबर हैं उसके वेतन और भत्ते के बारे में बातें करी गई हैं। तो जो अध्यक्ष और सदस्यों को संदेह वेतन होगा और भत्ते होंगे, उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं, परंतु यथास्थिति अध्यक्ष या किसी सदस्य के ना तो वेतन और भत्तों में तथा ना उनकी सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों में उसकी नियुक्ति के वेतन और भत्ते हैं, वो जो राज्य सरकार नियुक्त करेगी, विहित करेगी, वही देगा, मतलब वही उन्हें दिया जाएगा। और इसमें ये बोला गया अध्यक्ष या किसी सदस्य के ना तो वेतन और भत्तों में तथा ना उनकी सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। पहले तो राज्य सरकार जो भी नियुक्त करेगी उनके वेतन भत्ते वो दिए जाएंगे, और नियुक्ति के समय जो भी उनका वेतन होगा, मान लीजिए 1 लाख है समथिंग, तो वही उन्हें 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, और जो उन्हें सुविधा दी गई है वो दिए जाएंगे। अब बनने के बाद ऐसे नहीं है कि भाई हम तो 70,000 दे रहे हैं, 60,000 दे रहे हैं, नहीं, जो उस समय नियुक्ति के समय दिए जाएंगे वही उनके वेतन और भत्ते होंगे। इंग्लिश वाले देख लें, सैलरी एंड अलाउंस ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर, यानी सैलरी आपके वेतन है, अलाउंस यानी भत्ते हैं चेयरपर्सन यानी जो अध्यक्ष होगा और उस मेंबर के। तो द सैलरी एंड अलाउंस पेएबल टू एंड अदर टर्म एंड कंडीशन है, और जो भत्ते हैं वो कौन देगा, अदर टर्म एंड कंडीशन में चेयरपर्सन मेंबर। देखो इसमें ये बोला गया है जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो क्या करेगी, चेयरपर्सन के और मेंबर के जो भी भत्ते और सैलरी अलाउंस नियुक्त करेगी वही देगी, ठीक है। लेकिन अगर वो बन गया एक बार, फिर आप बाद में बोलते हैं कि भाई ये हम इसमें चेंज कर रहे हैं, तो ये नहीं होगा।
प्रोवाइडेड दैट नीदर द सैलरी एंड अलाउंस नॉर द अदर टर्म एंड कंडीशन फॉर सर्विस ऑफ द चेयरपर्सन और मेंबर। ये बोला गया इसमें, एज द केस में बी शैल बी वेरिड टू इज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट के बाद आप लोग किसी भी इनके भत्तों में चेंज नहीं करेंगे सैलरी और अलाउंसेस में। धारा 21 में देखिए, राज्य आयोग के सचिव और अधिकारी और अन्य कर्मचारी। तो उपधारा 1 में बोला गया, राज्य सरकार जो है हमारी अधिसूचना द्वारा, गजेट्स जो होते हैं वो, सरकार के सचिव की पंक्ति से नीचे के अधिकारी, जो सरकार का सचिव होगा उसके पद से जो नीचे का अधिकारी होगा उसको राज्य आयोग के सचिव के रूप में नियुक्त नहीं करेगी, उसे कभी राज्य आयोग के सचिव के रूप में नियुक्त नहीं करेगी। और राज्य आयोग को ऐसे अन्य अधिकारी कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जो उसके कृत्यों को दक्षतापूर्ण पालन के लिए आवश्यक हो, यानी जो उसके फंक्शंस हैं उसे आसानी से दक्षतापूर्ण कर सके, पालन कर सके। कभी भी ऐसे व्यक्ति को, मान लीजिए जो सचिव है हमारा, तो सचिव किसी उपस्थिति में नहीं है तो कभी उसके नीचे का जो अधिकारी है उसको कभी राज्य सचिव नहीं बनाएगी, ये बोला गया है। उसी को बनाएगी जो उसके लिए दक्षतापूर्ण होगा, उस व्यक्ति को नियुक्त करेगी वो, ठीक। सेकंड में बोला गया है, सचिव राज्य आयोग के क्रियाकलापों के उचित प्रशासन और उनके दिन प्रतिदिन के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होगा। कौन होगा? सचिव होगा। देखिए सिंपल सेम है बिल्कुल, पीछे हम केंद्र के लिए पढ़ रहे हैं, यहाँ राज्य के लिए पढ़ रहे हैं। तो यहाँ बोला गया राज्य आयोग के क्रियाकलाप के उचित प्रशासन और उनके दिन प्रतिदिन के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होगा। कौन होगा? सचिव होगा भाई, आयोग का जो उत्तरदायित्व होगा। और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग, ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए। जो राज्य सरकार द्वारा शक्तियाँ दी गई हैं सचिव को, उन सभी को वो उस पर इस्तेमाल कर सकेगा, लागू कर सकेगा। 3 में बोला गया राज्य आयोग के प्रयोजन के लिए नियुक्त सचिव अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेह वेतन, भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन शर्तें वे होंगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं, ठीक। जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएंगी वही सचिव और अन्य अधिकारियों के वेतन और सब भत्ते होंगे। देखिए अगर राज्य सरकार है, राज्य आयोग है, तो क्या होगा, ये आपका राज्य आयोग है, तो जितने वेतन भत्ते हैं, जो कोई भी कर्मचारी हो, चाहे वो फिर सचिव हो या अन्य क्या हो, सचिव हो और सदस्य हो और या जो भी अधिकारी हों उसके, ठीक, आयोग में, उन सभी के वेतन भत्ते कौन देगा? उन सबके वेतन भत्ते जो हैं वो निर्धारित राज्य आयोग ही करेगा, राज्य सरकार ही करेगी, ठीक है। इंग्लिश वाले देख लें, सेक्रेटरी ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉयज ऑफ द स्टेट कमीशन। बोला कहता है स्टेट गवर्नमेंट शेल बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ एज सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कमीशन। इसमें ये बोला गया है कि जो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन के द्वारा या अपॉइंटमेंट के द्वारा इस तरह के सेक्रेटरी से नीचे के जो पद का है उसको स्टेट कमीशन का नहीं नियुक्त करेगी, सेक्रेटरी नहीं नियुक्त कर पाएगी उसे। शैल मेक अवेलेबल टू द स्टेट कमीशन सच अदर ऑफिसर एंड एम्प्लॉयज एज मे बी नेसेसरी फॉर द एफिशिएंट परफॉर्मेंस। जो इस पद के लिए, किसके लिए? सचिव के लिए, जो आपका सेक्रेटरी है इसके लिए उत्तरदायित्व होगा, यानी जिसमें इस तरह की क्षमताएं होंगी, वो अपना एक नोटिफिकेशन निकालेगा, उसके जरिए ही उसको क्या करेगी? नियुक्त करेगी, कभी भी उसके नीचे के अधिकारी को नियुक्त नहीं करेगी। बोला गया सेकंड में, द सेक्रेटरी शैल बी रेस्पॉन्सिबल। सेक्रेटरी जो है रेस्पॉन्सिबल होगा, किस किस चीज़ का रेस्पॉन्सिबल होगा? जो भी आपका प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसका, किसका? जो आपका ये हमारा जो कमीशन है उसका जो पूरा जो सेक्रेटरी क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेशन, जो देखरेख, प्रशासनिक जो देखरेख है वो सेक्रेटरी के हाथों होगी। और जो स्टेट कमीशन है वो क्या करेगी? डे बाय डे मैनेजमेंट और जो भी उसे पावर दी गई हैं स्टेट सेक्रेटरी को, वो सब अपनी ड्यूटीज़ वो सभी क्या है इसमें निर्वहन करेगा सेक्रेटरी। थर्ड में बोला गया है जो सैलरी अलाउंस है वो कौन देगी? चाहे वो फिर कौन हो, चाहे वो फिर सेक्रेटरी हो या अदर ऑफिसर्स हों, एम्प्लॉयज़ हों, वो सभी स्टेट गवर्नमेंट जो है, जो उसने स्टेट कमीशन में अपना लिख रखा है उसी के द्वारा दी जाएंगी। और स्टेट कमीशन कौन निकालेगा? स्टेट गवर्नमेंट अपने गजेट्स में। 22 में देख लीजिए, 22 में बोला गया वेतन और भत्तों का अनुदान में से संदाय किया जाना। अध्यक्ष और सदस्यों को संदेह वेतन भत्ते का तथा प्रशासनिक व्ययों का, जिनके अंतर्गत धारा 21 में निर्दिष्टित सचिव अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेह वेतन भत्ते और पेंशन भी हैं,
धारा 28 की उपधारा 1 के द्वारा निर्दिष्ट की जाएंगी। देखिए हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये केंद्र में भी बोला गया था। अगर जो राज्य है हमारा, पीछे हमने 21 धारा के बारे में बोला गया, 21 अभी धारा हम पीछे पढ़ कर आए हैं, देख लेते हैं एक बार। ये रहा देखो, 21 धारा में हमने यहाँ पर बात करी है थर्ड वाले पॉइंट में कि सैलरी दी जाएगी, है ना, जो भी है हमारे सेक्रेटरी वगैरह। तो ये इसी के बारे में बात कर रहा है कि धारा 21 जो है उसमें सचिव या अन्य जो भी अधिकारी हैं इनको जो सैलरी मिल रही है वो धारा जो 28 है, धारा 28 जो है हमारी, उसकी उपधारा 1 के द्वारा मिल रही है। इसमें यही बोला गया है केवल। नेक्स्ट है हमारा 23, धारा 23। धारा 23 में बोला गया राज्य आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट। राज्य आयोग क्या करेगा, एक वार्षिक रिपोर्ट लाएगा, एक विशेष रिपोर्ट लेकर आएगा। तो पहले में बोला गया राज्य आयोग राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। जो राज्य आयोग बनाया है, किसने बनाया है भाई, राज्य सरकार ने बनाया है। उसको एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी और किसी भी समय ऐसे विषय पर जो उसकी राय में इतना अति आवश्यक हो, महत्वपूर्ण हो कि उसको वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तक स्थगित नहीं किया जाना चाहिए। यानी एक तो वार्षिक रूप में वो एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ही राज्य आयोग, लेकिन बीच में भी अगर कोई विशेष क्या है, विशेष परिस्थिति बन रही है, कोई विशेष मुद्दा है, तो भी वही वो राज्य सरकार को ये जो रिपोर्ट्स हैं ये दिखाएगा, तभी वो आगे बातें बढ़ेंगी। अब धारा 2 में बोला गया राज्य सरकार जो है हमारी, वो उपधारा 1 में निर्दिष्ट सभी रिपोर्टों को राज्य से संबंधित सिफारिशों पर की गई। देखिए राज्य सरकार जो है उपधारा 1, उपधारा कौन सी है, ये वाली, ठीक है, उपधारा 1 में निर्दिष्ट सभी रिपोर्टों को, जो भी ये उपधारा 1 में रिपोर्ट की बात करी गई है, तो इसमें बोला गया है उपधारा 1 में सभी रिपोर्टों को राज्य से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित और ऐसे सिफारिशों में से किसी की अस्वीकृति के कारणों सहित, यानी किसी की अस्वीकृति आ गई यदि कोई हो जहां राज्य विधानमंडल 2 सदनों से मिलकर बनता है। मैंने बोला था ना कि जो राज्य सरकार है वो अपने गजट्स कहाँ पेश करती है, विधानमंडल में। तो 2 सदनों से मिलकर बनता है जो विधानमंडल, वहाँ प्रत्येक सदन के समक्ष या ऐसे विधानमंडल एक सदन से मिलकर बनता है वहाँ उस सदन के समक्ष रखवाएगी। देखिए इसमें ये बोला गया है जो राज्य आयोग ने रिपोर्ट बनाई है अपनी, राज्य आयोग ने अपनी रिपोर्ट बनाई है, वो क्या करेगी, वो सीधे राज्य सरकार को दिखाएगी नहीं। देखिए विपक्ष के जो एमएलए एमपी हैं वो भी तो जीतते हैं, कुछ विपक्ष की जो दल है, तो वो जो है राज्य आयोग वो विधानमंडल में रखेगी। कहाँ रखेगी, विधानमंडल में। और इसी जगह जो केंद्र का होता, पहले में बोला गया था कि राज्य आयोग जो भी रिपोर्ट बनाएगा अपनी, वो कहाँ करेगा, राज्य सरकार के समक्ष। राज्य सरकार के समक्ष सीधे ये नहीं है, जैसे मान लीजिए अब जो हमारी राज्य है, आपका जो भी राज्य हो उसमें किसी की सरकार बन रही हो, जैसे उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है, योगी बाबा की, या फिर जो भी अपने आपके अलग अलग राज्य हो, तो उनमें सीधे केवल उन्हीं को नहीं दिखाएगा। ये जो है, ये जो रिपोर्ट बनाई जाएगी ये विधानमंडल में प्रस्तुत की जाएगी। और विधानमंडल में देखिए अलग अलग जगह के सभी सांसद और वो आएंगे, तो जो अलग अलग जगह से नियुक्त किए गए हैं, विपक्षी दल भी जीता हुआ है, तो उसके समक्ष ये प्रस्तुत की जाएगी। या तो वो 2 सदनों का हो तो भी, और अगर वो 1 सदन का है तो भी उसके सामने ये प्रस्तुत की जाएगी, मिलकर बना है तो। तीसरे में बोला गया है जो वार्षिक रिपोर्ट ऐसे प्रारूप रीति में तैयार की जाएगी तथा उसमें ऐसे ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं। जो वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे वो, उनका प्रारूप और रीति किस तरह की होगी, जो राज्य सरकार विहित करेगी ना, जो राज्य सरकार बताएगी कि इस तरह की होनी चाहिए, वो उसी तरह का रिपोर्ट बनाएंगे। इंग्लिश वाले देख लें, एनुअल एंड स्पेशल रिपोर्ट फॉर द स्टेट कमीशन। वार्षिक और जो स्पेशल रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी स्टेट कमीशन, वो बोला गया है। तो द स्टेट कमीशन, जो हमारी स्टेट कमीशन होगी आपकी, शैल सबमिट एन एनुअल रिपोर्ट, एक एनुअल रिपोर्ट सबमिट करेगी। किसके समक्ष करेगी, स्टेट गवर्नमेंट के समक्ष वो एनुअल रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, और वर्ष में एक बार करेगी। लेकिन स्पेशल रिपोर्ट, अगर बीच में कोई ऐसा मैटर होता है जिसमें ओपिनियन लेना ज़रूरी है और जो इमरजेंसी या फिर कोई इम्पोर्टेंस है, तो उसमें भी वो किसको, स्टेट गवर्नमेंट है उसके सामने प्रस्तुत करेगी। यानी एक तो वो एनुअल करेगी, वर्ष में 1 ईयर में करेगी, और दूसरा जो अगर बीच में कुछ इंपॉर्टेंट है जिसके बिना स्टेट गवर्नमेंट को दिखाए बिना नहीं काम चलेगा, तो उसमें भी वो प्रस्तुत करेगी रिपोर्ट। अच्छा, इस सेकंड में बोला गया है जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो क्या करेगी, शैल कॉज ऑल द रिपोर्ट्स रेफर्ड इन, जो भी ये कह रहा है
कि इन सब सेक्शन कौन सा है, 1 है, इसी का है 23 का सब सेक्शन 1। इसमें बोला गया लेट बिफोर ईच हाउस, जो स्टेट गवर्नमेंट को हमारी रिपोर्ट, जो स्टेट कमीशन है रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, वो केवल स्टेट गवर्नमेंट के सामने नहीं करेगी, वो कहाँ करेगी, वो स्टेट लेजिस्लेचर के सामने करेगी। जो भी हाउस होगा स्टेट लेजिस्लेचर, या तो वो 2 हाउस हैं, अगर 2 सदस्यों से 2 हाउस से मिलकर बनाए तो भी, यदि उसमें एक ही है तो भी वो उसी के सामने प्रस्तुत करेगी, यही बोला गया है इसमें। थर्ड में बोला गया है और द एनुअल रिपोर्ट शैल बी प्रिपेयर्ड इन सच फॉर्म मैनर कंटेन सच एज डिटेल में बी प्रिस्क्राइब्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट ने बोला गया है कि एनुअल रिपोर्ट में इस तरह की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसी मेथड से वो रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की जाएगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम अब जो है हमारा वो है अध्याय, जो चैप्टर है चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 में बोला गया बालक न्यायालय, इसमें बालक से संबंधित न्यायालय के बारे में बात करी गई है। तो धारा 25 में बोला गया है बालक न्यायालय, जो राज्य सरकार होगा वो बालकों के विरुद्ध अपराधों या बालक अधिकारों के अतिक्रमण, यदि जहाँ बालक के विरुद्ध अपराध हो रहे हैं वो, या बालक अधिकार के जो अतिक्रमण है कि अपराधों का त्वरित विचारण करने का उपबंध करने के प्रयोजन के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से अधिसूचना द्वारा उक्त अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य से कम एक न्यायालय को तथा प्रत्येक जिले में से किसी एक सेशन न्यायालय को बालक न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करेगा। जो हमारी राज्य सरकार है वो बालक के विरुद्ध जो भी इस तरह के अपराध होते हैं या बालकों के अतिक्रमण होता है, तो उसमें क्या करेगा, त्वरित विचारण यानी तुरंत उन पर कार्रवाई की जाए, विचार की जाए। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के जो जज होंगे उनकी सहमति से क्या होगा, एक अधिसूचना द्वारा, गजेट्स द्वारा इन अपराधों के लिए कम से कम एक न्यायालय को नियुक्त करेगा राज्य में, और प्रत्येक जिले में भी एक सेशन न्यायालय को नियुक्त करेगा ताकि तुरंत कार्रवाई हो सके। इसमें बोला गया परंतु इस धारा की कोई बात तब लागू नहीं होगी जब तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसे अपराधों के लिए कोई सेशन न्यायालय पहले से ही विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्टित है या कोई विशेष न्यायालय पहले से ही गठित है। यानी अगर कोई विशेष न्यायालय पहले से गठित है तो फिर कोई बात नहीं, तो हम इसे नहीं मानेंगे, तो ये लागू नहीं होगा। या कोई सेशन न्यायालय पहले से ही विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्टित हो गया है तो भी लागू नहीं होगी। चैप्टर 5 चिल्ड्रंस कोर्ट, इंग्लिश वाले चिल्ड्रन कोर्ट्स, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग स्पीडी ट्रायल ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन ऑफ or a violation of child right, the state government may, with the concurrence of justice high court by notification। इसमें बोला गया है जो स्टेट गवर्नमेंट है हमारी, जो अगेंस्ट चिल्ड्रन वायलेशन, जो बच्चों के खिलाफ वायलेशन है, वायलेशन ऑफ राइट हो रहे हैं बच्चों के, चिल्ड्रंस के, और ट्रायल ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन है, इन सभी के लिए जो हमारे चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, वो एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे और उसमें वो बोलेंगे कि उन्होंने बोला है कि स्पेसिफाई एटलीस्ट एक कोर्ट, जो बच्चों के अपराधों के लिए एक कोर्ट कम से कम बनाया जाना चाहिए स्टेट में, ठीक है। और साथ में ये बोला गया स्पेसिफाई फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट, और ये एक ईच डिस्ट्रिक्ट में भी बना सकते हैं, और बोला गया या, ठीक है, अ कोर्ट ऑफ सेशन टू बी अ चिल्ड्रन कोर्ट टू ट्राई द सेड ऑफेंस। नेक्स्ट में है प्रोवाइडेड दैट द नथिंग इन द सेशन शैल अप्लाई इफ अ कोर्ट सेशन इज ऑलरेडी स्पेसिफाइड अ स्पेशल कोर्ट। कोई कोर्ट पहले ही स्पेशल कोर्ट के रूप में नियुक्त है तो इसको हम नहीं मानेंगे। जो आपका सेशन बी है उसमें देखते हैं आ स्पेशल कोर्ट इज ऑलरेडी constituted for such offense under any other law of time being in force। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है 26 धारा 26 में बोला गया है विशेष लोक अभियोजक राज्य सरकार। पीछे भी हमने अभियोजक नियुक्त किए थे, क्योंकि जिससे मान लीजिए कोई अपराध हो जाता है तो किसी जिस पर अपराध हुआ है
उसके पास कोई अभियोजक या कोई अधिवक्ता इस तरह के नहीं है, तो राज्य सरकार उन्हें, और जो सरकार होती है उन्हें मुहैया कराती है। तो बोला है प्रत्येक बालक है न्यायालय के लिए अधिसूचना द्वारा यानी गजट्स द्वारा जो पेश करते हैं, भाई हर काम यहाँ पर सरकार जो है गजट्स द्वारा ही करेगी, वो अपनी मनमानी से नहीं कर सकती। उस पर हर किसी का हस्ताक्षर चाहिए, हर किसी की सहमति चाहिए, जो हमारी होती है विधानसभा और लोकसभा राज्यसभा में होती है। तो एक लोक अभियोजक जो है निर्दिष्ट करेगी या किसी ऐसे अधिवक्ता को जिसने कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया हो, यानी एक अधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगी, जो राज्य सरकार है वो करेगी, या फिर किसी ने 7 वर्ष तक विधि व्यवसाय किया हो तो उस न्यायालय में मामलों का संचालन के प्रयोजन के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करेगी। देखिए, या तो किसी ने क्या किया हो, या अधिसूचना द्वारा किसी अधिवक्ता को करेगी, और या किसको करेगी जिसने कम से कम 7 वर्ष तक क्या करा हो, कोई अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो उसको। इंग्लिश वाले देख लें, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यानी फॉर एवरी चिल्ड्रन प्रत्येक बच्चों के लिए कोर्ट बाय द स्टेट गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर और अपॉइंट एन एडवोकेट। जो जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो एक पब्लिक जो प्रोसिक्यूटर है वो या फिर कोई एडवोकेट अपॉइंट करेगी जिसने कम से कम 7 वर्ष तक तो क्या करी हो, प्रैक्टिस करी हो उस एडवोकेट ने, ये इसमें बोला गया है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।